हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए गाइस, इस वीडियो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना जो हम होम पेज पे आ चुके हैं लॉगिन करने के बाद। तो एक सेलर होम पेज पे आ चुका है लॉगिन करने के बाद। अब उसको यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन देना है, यानी यहाँ पे उसको यूआई बनाना है जिसमें से वो प्रोडक्ट्स ऐड कर पाएगा। तो बेसिकली एक प्रोडक्ट के पास क्या होगा, इमेज होगा, उसका नाम होगा, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन होगा और वो वेरीफाइड है या नहीं। तो इस तरीके के फील्ड्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम 4 या 5 फील्ड स्टार्टिंग में लेके चलेंगे, फिर फर्दर उनको बाद में ऐड करेंगे। तो फिलहाल हम लोग कुछ फील्ड्स लेके चलते हैं स्टार्टिंग में। चलिए इसकी पे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट एंड पे बना लेते हैं अपना। यूजर होम पेज पे आ चुका है, तो होम पेज हमारा कौन सा है, ये रहा होम डॉट जेएसएक्स। जिसमें लिखा हुआ भी है होम डॉट जेएस। जैसे मैं कुछ चेंज करूंगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। हो गया, देखिए। ओके, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक्चुअली यूजर के होम पेज पे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, वहां से वो प्रोडक्ट भी ऐड कर सकता है, काफी सारी चीजें कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिंक बना देते हैं। लिंक टू ऐड प्रोडक्ट। सो ये लिंक मैं बना रहा हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐड प्रोडक्ट को सेव कर देते हैं। अब ये बोलेगा लिंक नहीं डिफाइंड है, तो चलो लिंक ले लेते हैं। हेडर में था लिंक डिफाइंड, यहाँ से उठा लेते हैं इसको होम पेज में। अच्छा, ये रहा यहाँ लिखा, तो ऐसे में लिंक लिख देते हैं बस। अब नहीं बोलेगा ये नॉट डिफाइंड। सेव कर देते हैं। ठीक है, अब ये ऐड प्रोडक्ट का लिंक बन गया। जैसे मैंने क्लिक किया, ये स्लैश ऐड प्रोडक्ट हो गया। अब ये बोल रहा है कि इससे रिलेटेड कोई कंपोनेंट नहीं बनाया आपने, कोई कोई वो बनाओ कंपोनेंट जिस पे आप ये हैंडल करने वाले हो। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ ऐड फोल्डर के नाम से। ऐड प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स, ये हमारा हो गया ऐड प्रोडक्ट के लिए। जैसा हमारा ये होम पेज था, सेम टू सेम ऐसा ही कॉपी कर लेता हूँ इसमें। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, बस जहाँ ये होम लिखा है यहाँ पे लिख देते हैं ऐड प्रोडक्ट। नीचे यूज इफेक्ट हेडर वगैरह ये सब तो चाहिए हमें। हेडर को यूज भी कर रहे हैं, इस पे कोई लिंक नहीं बना रहा, ये लिंक हटा देता हूँ। यहाँ पे भी लिख देते हैं। और इस पे ये सब चीजें भी चेक करनी है। टोकन, अगर टोकन नहीं है तो उसको वापस नेविगेट करा देना है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी भी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हम इस प्रोडक्ट को और इस राउट को लिंक करना होगा। तो लिंक कहाँ से करते हैं, index.js पे यहाँ पे चल के लिंक कर देते हैं। चलो, ये सेम टू सेम इतना पार्ट हमें चाहिए। तो यूआरएल मैंने लिखा है ऐड प्रोडक्ट, ऐड PRODUCT ऐड प्रोडक्ट, और इस कंपोनेंट का नाम हो जाएगा ऐड प्रोडक्ट। ऐड ये वाला ऐड प्रोडक्ट जो कि है कंपोनेंट्स के अंदर ऐड प्रोडक्ट नाम से, उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब देखिए जो प्रोडक्ट का वो दिखने लगा यहाँ पे, इसके अंदर आ गए हम लोग। यहाँ पे मैं कोई हेडिंग बना देता हूँ H2, इसके अंदर लिख देता हूँ ऐड प्रोडक्ट हियर। चलिए, अब प्रोडक्ट के लिए कुछ फील्ड्स बनाने होंगे हमें, छोटा कर लेते हैं। राइट, प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग कुछ फील्ड्स चाहिए होंगे, जैसे कि इनपुट, ये टेक्स्ट टाइप का रख लेते हैं, इसको सेल्फ क्लोजिंग बना देते हैं। इनपुट के बीच में कुछ लिखते नहीं है तो सिंपल ऐसे ही बनाते हैं। तो एक इनपुट का टैग आ गया यहाँ पे। तो गाइस सीएसएस काफी खराब हो रही है, तो सीएसएस के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप यूज कर लेते हैं, उससे हमें ये सब यूज करने में काफी आसानी हो जाएगी।
चलिए बूटस्ट्रैप पे चलते हैं और बूटस्ट्रैप के डॉक्स पे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें क्विक स्टार्ट के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इनका सीडीएल लिंक उठा लेते हैं। ये लिंक है, ये वाला। इसको कॉपी कर लेते हैं और इस लिंक को कॉपी करके हम अब कहाँ पे पेस्ट करेंगे, अपने इंडेक्स डॉट रिएक्ट के अंदर पब्लिक में, हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर जाके जो हमारा टाइटल है उसके जस्ट नीचे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये हेड ऑलरेडी है तो इसको काट देता हूँ मैं, लिंक ही बस काफी है। ठीक है, ये लिंक को मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज कर पाएंगे। देखिए ये इनपुट्स अपने आप थोड़े अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। फॉर्म कंट्रोल क्लास होती है एक इनपुट्स के लिए, यहाँ से हम लोग उनके कंपोनेंट देख सकते हैं। देखिए फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे होगा, ये फॉर्म्स, फॉर्म कंट्रोल है यहाँ पे। फॉर्म कंट्रोल अगर ऐसे बनाने तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास यूज कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्लास चाहिए, ये फॉर्म कंट्रोल क्लास लेते हैं, इसको करते हैं इधर। अब इसके अंदर हम लोग क्लास लगा लेते हैं, इनपुट क्लास। अब इसमें क्लास नहीं होता, क्लास नेम होता है, तो इसको ऐसे कर देंगे। ओके, सो ये हमारा इनपुट बन गया। अब इसके ऊपर हम लोग लिख देते हैं, इसको लेबल बना देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट नेम। ये प्रोडक्ट का सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं उसका नेम। चलिए अब काफी ठीक लगने लगा। ठीक है, प्रोडक्ट नेम हो गया। प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट की नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें सेम टू सेम कॉपी करते जाएंगे। अब प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, नेम, डिस्क्रिप्शन, थर्ड प्रोडक्ट प्राइस, फोर्थ, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिख रहा हूं मैं। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी हम लिखेंगे, क्योंकि कैटेगरी के बेसिस पे भी हम आगे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उसी बेसिस पे हम लोग फिल्टर्स वगैरह लगा पाएंगे। सपोज यूजर को मोबाइल्स की कैटेगरी का प्रोडक्ट चाहिए, किसी को सिर्फ बाइक्स कैटेगरी का प्रोडक्ट चाहिए, तो यूजर अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर पाएगा कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। यहाँ से हम लोग कैटेगरी यूजर से डिफाइन करवाएंगे। अब ये जो कैटेगरीज होंगी ये होंगी सेलेक्ट टाइप की, तो सेलेक्ट बनाने के लिए हम लोग बना लेते हैं, इनपुट नहीं होगा, ये होगा सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर होंगे ऑप्शंस, मान लो बाइक कैटेगरी रखना है उसको, या फिर मोबाइल्स कैटेगरी, बाइक्स, मोबाइल्स। इस तरीके से काफी सारी कैटेगरीज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और क्लॉथ, ये अभी मैं 3 ही कर रहा हूँ, ऐसा कितनी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो कैटेगरीज होंगी ये सारी की सारी कैटेगरीज हम बैकएंड से फैच करके लाएंगे, ये भी हम लोग डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, सेलेक्ट, ये कहाँ से आ रहा है, सेलेक्ट क्लोज, लेबल, लेबल क्लोज, कहीं से तो लिखा होगा ये हमने, होम पे हो सकता है, एक्सपेक्ट करके देखते हैं कहाँ से आएगी। index.html में हो सकता है लिंक,
चलो इसको छोड़ो, गया वो भी है भी, कहाँ से आ गया इसको देखना पड़ेगा, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम आगे काम करते हैं। तो हमारा जो ऐड प्रोडक्ट है इस पे चलते हैं हम लोग। ये ऑप्शन सेलेक्ट की वजह से तो नहीं आया, इसको कमेंट करके देख लेते हैं एक बार। नहीं, इसकी वजह से नहीं है। क्या क्या चेंजेस किए, ओ ये यहाँ पे आ गया, इसको कर देते हैं सेव। चलिए हट गया। प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट की इसको नेक्स्ट लाइन में लेके चलते हैं। सेलेक्ट को, सेलेक्ट पे भी क्लास नेम लगा देते हैं फॉर्म, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर पाएंगे। इस पूरे बॉक्स को थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, ये जो डिवीजन है हमारा हेडर वाला पार्ट छोड़ के, हेडर के बाद जो ये सेक्शन है इसको एक डिवीजन में बंद कर लेते हैं। चलिए इसको एक में बंद कर लेते हैं। इस पे क्लास नेम लगा देते हैं, फिर पैडिंग 2 पैडिंग दे देते हैं, 3 कर देते हैं, 3 सही रहेगा। अभी थोड़ा अच्छा लगेगा प्रोडक्ट। और ये जो हमारे है इन योर सिटी सेल एंड परचेज, हेडर को भी थोड़ा बेहतर कर देते हैं, टॉप 3। अच्छा, इस पूरे हेडर पे हम बाद में काम करेंगे, इसकी पूरी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी चेंज करके ठीक से। फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं जो हमें प्रोडक्ट ऐड करना है। तो प्रोडक्ट नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उसका प्राइस हो गया, उसकी कैटेगरी होगी। सबमिट बटन बना लेते हैं। बटन पे क्लास नेम लगा देते हैं, BTN प्राइमरी, ठीक है। ये सब क्लासेस यहाँ आप देख सकते हैं जाके, बटन्स पे कौन सी क्लासेस लगानी है, इस तरह से क्लासेस मिल जाती हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने लगा दिया। अब इसको मुझे ऊपर से थोड़ी मार्जिन भी देनी है, तो MT मार्जिन टॉप 3 दे सकता हूँ, मार्जिन टॉप 3, ये ऊपर से मार्जिन इसको मिल गई। इन सारे फॉर्म कंट्रोल को भी दे देते हैं, या इसको रहने दो, अभी कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं आप, जितनी स्टाइलिंग करनी है उतनी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इतना ही कर देता हूँ। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्राइस कैटेगरी। चलिए अब इनको स्टेट में सेव करना शुरू करते हैं। अब हमारे पास यूज स्टेट को ले लेते हैं, पहले तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं यूज स्टेट, शुरू में नल रहेगी। ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि ये आप लोगों को पहले से ही पता है। लॉगिन वाला जो फॉर्म जैसा बनाया था हमने, देखिए लॉगिन वाला फॉर्म यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। वहां पे तक क्या था, यूजर नेम था, तो यहाँ पे यूजर नेम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट नेम। इसको मैं लिख देता हूँ पी नेम, ठीक है। स्टेट में मैं किसी भी नाम से वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है। पी नेम हो गया और प्रोडक्ट का नेम हो गया। अब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन DESC पी डेस्क इस नाम से सेव कर लेता हूँ, और प्राइस पी प्राइस, ये पी प्राइस छोड़ो, प्राइस ही बहुत है। नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस हो गया। ये मैं स्टेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी यूजर फिल करेगा वो स्टेट के अंदर सेव कराना है हमें, और जब सबमिट करेंगे तो वो सारा डेटा हमें API को भेजना होता है, जैसा आपने लॉगिन वाले में देखा था वैसे ही करना है। अब ये एक चीज
3 चीजें तो हो गई, कैटेगरी और रहेगी, कैटेगरी को भी कर लेते हैं। कैटेगरी हो गया, सेट कैटेगरी हो गया। चलिए अब इनको लिंक और कर देते हैं। जैसे हम इसमें कुछ सेव करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो डेटा इनमें भरा है वो कंसोल पे दिख जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें आगे भेजना होता है। तो चलिए इसको लिंक करना शुरू करते हैं। अब लिंक वैसे ही करेंगे जैसे लॉगिन में किया था। ओके, सो वैल्यू को पहले इक्वल करेंगे किसके, जो स्टेट में रखा था। स्टेट में क्या नाम रखा हमने, पी नेम, पी नेम नाम से रखा है। इसको लिंक किया पी नेम से। इसको लिंक करेंगे पी डेस्क से। इसको लिंक करेंगे प्राइस से। और सेलेक्ट का जो वैल्यू होगा इसको लिंक करेंगे कैटेगरी से, राइट। अब देखेंगे कि इनिशियल वैल्यू भी जो डिफाइन करेंगे वो यहाँ दिखने लग जाएगी। देखिए अगर मैं इसके अंदर कुछ डालता हूँ, एच लिखा वो प्रोडक्ट नेम में दिखने लगा, मैं के लिखा वो डिस्क्रिप्शन में दिखने लगेगा। यहाँ पे देखिए प्राइस में मैं डालूंगा 10 और 10 दिखने लगेगा, देखिए 10 आ गया। कैटेगरी में मैं लिख दूंगा बाइक्स, बाइक्स नहीं कोई दूसरा लिखते हैं, क्लॉथ लिखते हैं, CLOTH क्लॉथ, क्लॉथ लिखते हैं। इसको सेव कर देते हैं। ये क्लॉथ सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। मैं रिफ्रेश करूंगा तब भी ये क्लॉथ ही सेलेक्टेड रहेगा, क्योंकि जो कैटेगरी के अंदर वैल्यू है वही वही इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। सो कैटेगरी के अंदर वो सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी, लेकिन ये वैल्यू हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमको सेलेक्ट करवानी है ये यूजर। तो उसके लिए हम यूजर के ऑन चेंज इवेंट को टारगेट करेंगे। मतलब जैसे यहाँ यूजर कुछ लिखेगा वो करते हैं हम ऑन चेंज की हेल्प से। ये रहा हमारा इनपुट, वैल्यू के बाद एक फंक्शन बना लेते हैं ऑन चेंज, CHANG ऑन चेंज। इस पे एक फंक्शन बनाते हैं। तो यूजर ने जैसे ही कुछ चेंज किया एक इवेंट हमें मिलेगा। उसको हमें इसमें कौन सा वाला यूज करना है, सेट पी नेम। और पी नेम के अंदर जो वैल्यू मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, विंडो टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू से मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से सबको बाइंड कर देता है। ऑन चेंज सब पे लगा देते हैं। ये पी डेस्क है, इसको पी DESC डेस्क से लगा देते हैं। ये प्राइस है, इसको सेट PRIC प्राइस से। ये सेलेक्ट है तो इसको पी कैटेगरी लिखा हमने, क्या कैटेगरी, सेट कैटेगरी, CATEG और कैटेगरी। सो ये लिंकिंग हमने सारी कर दी। अब चलिए अब सबमिट बटन की भी कर देते हैं। सबमिट बटन पे क्या होगा, जैसे हम कोई क्लिक करेंगे इस पे ऑन क्लिक होगा, उन पे ऑन चेंज था। ठीक है, ये चीज याद ध्यान रखना। ऑन क्लिक पे अब हम एक फंक्शन कॉल कराएंगे जिसको हम कहेंगे हैंडल API। जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो सबमिट कर देगा डेटा को। तो इस पे हम लोग हैंडल API को डिफाइन कर लेंगे। जैसे लॉगिन में किया था वैसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं अपना कॉन्स्ट। ये रिटर्न के ऊपर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब जो डेटा हमारे पास है इस डेटा को, ओके एक चीज तो मिसिंग है इसमें, इसमें हमने अपलोड तो किया ही नहीं कुछ भी, राइट। इमेज भी तो अपलोड होगी प्रोडक्ट की। तो इमेज अपलोड करने के लिए प्रोडक्ट की इमेज कहाँ पे बनाए, कैटेगरी के बाद इमेज कर लेते हैं। कैटेगरी यहाँ खत्म होती है। ये इनपुट जो है लेबल और इनपुट प्राइस वाला उठा रहा हूँ मैं यहाँ से।
कॉपी करके डाल दिया, यहाँ से कर देंगे प्रोडक्ट इमेज और इसको किसके इक्वल करेंगे, पी इमेज, इमेज के इक्वल और सेट पी इमेज के इक्वल। चलिए इनपुट पहले इसको बना लेते हैं इमेज और सेट इमेज, फिर बताता हूँ किस तरीके से हम फाइल को ले पाएंगे। इमेज हो गया, सेट इमेज हो गया। इसका जो टाइप होगा वो होगा फाइल। इसकी वैल्यू सेट करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ऑन चेंज काफी है इसमें। और इसमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं मिलता, इसमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स मिलता है। देखिए करके दिखाते हैं, इसको सेव करते हैं। राइट, ये हो गया हमारे को एक इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन। यहाँ से हम लोग इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। एक्चुअली ये तो कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेता है यहाँ से, तो हमें इमेज चाहिए तो हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज सेलेक्ट करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग एक बार आपको दिखा देते हैं किस तरीके से इसमें चीजें आती हैं। इवेंट डॉट टारगेट, तो इसको प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, यूजर ने यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट की, इमेज ये देखिए शॉर्टकट की इमेज मान लो सेलेक्ट कर ली, तो अभी कह रहा है इनपुट डॉट टाइप आ रहा है। सो इसमें ये नहीं होता, इनपुट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स होता है। राइट, जैसे उसमें वैल्यू होता है ऐसे इसमें फाइल्स होता है, क्योंकि यूजर यहाँ से कोई वैल्यू थोड़ी ना सेलेक्ट करेगा, यहाँ से क्या सेलेक्ट करेगा, फाइल्स। तो इसमें होता है इनपुट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। चलो फाइल्स उठा लेते हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ से पूरी एक फाइल लिस्ट आ जाती है, जिसके अंदर अगर आपने मल्टीपल फाइल सेलेक्ट की होंगी तो 0 1 2 इस टाइप से आ जाएंगी। वही दिखाना चाह रहा था आपको। अगर यूजर यहाँ से 2 इमेज सेलेक्ट कर लेता है, एक ये कंट्रोल, एक ये कंट्रोल दबाते हैं। अच्छा, यूजर ने अभी सिंगल सेलेक्ट हमने बनाया हुआ है, मल्टी सेलेक्ट भी बना सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये 0 नंबर पे हमारी फाइल है। राइट, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट 0 को उठा लेते हैं, 0 को उठाना है हमें। में चलते हैं, अब यूजर ने ये फाइल सेलेक्ट की, देखिए अब ये फाइल हमें मिल गई, इसका नेम इमेज ये सारी चीजें हमें मिल रही है। अब हमारे पास पूरा डेटा तैयार है, जिसमें अच्छा ये इमेज और सेट इमेज नहीं सेलेक्ट हुआ, अच्छा पी इमेज है वो। कंसोल, अच्छा कंसोल किया ना, अभी सेट करा देते हैं। अब इसको स्टेट में सेव करा लेते हैं, सेट इमेज, सेट इमेज की जगह इसको पी इमेज कर देते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू नहीं सेट करी हमने इक्वल, ये याद रखना, इसमें होगा पी इमेज, मतलब प्रोडक्ट की इमेज, सेट पी इमेज। ये हो गया, ठीक है। अब वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हैंडल एपीआई कॉल हो जाएगा। अब हैंडल एपीआई जब कॉल होगा तो हमें इस सारे डेटा को, ये जो डेटा हमने स्टेट में रखा हुआ था अभी, इस डेटा को हमें भेजना है एपीआई को। तो एपीआई जो, क्योंकि इसमें इमेज भी है, तो ये सारा डेटा जो होगा एक फॉर्म डेटा की फॉर्म में हम लोग भेजेंगे। तो उसको किस तरीके से बनाते हैं वो देख लेते हैं। फॉर्म डेटा, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, फॉर्म डेटा रख रहा हूं मैं, वहां रख रहा था मैं डेटा, यहाँ रख रहा हूँ मैं फॉर्म डेटा। इसको बनाते कैसे, न्यू फॉर्म डेटा करके, ठीक है। एक नया फॉर्म डेटा हमने क्रिएट किया। अब इस फॉर्म डेटा में डॉट अपेंड करते चले जाएंगे सारी वैल्यूज, वन बाय वन सारी वैल्यूज की वैल्यू पेयर की तरह। पी नेम, ये हो गया हमारा पी नेम। इसमें किसकी वैल्यू जाएगी, पी नेम की। इसी तरीके से 3 4 5 बना लेते, 5 है ना हमारे पास। पी नेम के बाद कौन है, पी डेस्क, पी डेस्क के बाद कौन है, प्राइस, प्राइस के बाद कौन है, कैटेगरी, कैटेगरी के बाद कौन है, कैटेगरी के बाद है हमारा इमेज, पी इमेज। यहाँ पे भी
इमेज, राइट। ये फॉर्म डेटा हो गया हमारा। अब चलिए एक्सियोस को कॉल लगाना शुरू करते हैं। इसको इंपोर्ट कर लिया एक्सियोस को, सिंपल है इंपोर्ट करना एक्सियोस। अब ये ओपीआई किसी कैसे होगी, पोस्ट की, क्योंकि डेटा हम लोग भेज रहे हैं, पोस्ट की पे होगी। अब इसके अंदर कितनी चीजें होती है, यूआरएल कॉमा, यहाँ डेटा नहीं है, यहाँ पे फॉर्म डेटा, ठीक है। छोटा सा चेंज, हमारा डेटा होता है, यहाँ फॉर्म डेटा होता है। डेटा सिंपल एक जेसन की तरह बनाते हैं, फॉर्म डेटा इस तरीके से बनाते हैं, तो ये याद रखना। axios डॉट पोस्ट डॉट यूआरएल डॉट देन जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो हम यहाँ पे कंसोल करा देते हैं। अभी कैच में चलते हैं, एरर आएगी तो कैच में, एपीआई कॉलिंग में जो भी एरर आएगी उसको हम कैच में हैंडल कर लेंगे। चलिए अभी क्या बोला, यूआरएल इज नॉट डिफाइंड, ओके यूआरएल नॉट डिफाइंड। यूआरएल को ले लेते हैं कॉन्स्ट यूआरएल कंट्रोल जे। देखिए यूआरएल अभी के लिए मैं यूआरएल को एम्प्टी रख रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास जो यूआरएल है एपीआई का, अभी हमने एपीआई नहीं बनाई है, तो यूआरएल भी नहीं हुआ उसका कुछ। तो फ्रंट एंड का काम हमारा तैयार है। अब इसके अंदर हम एक बार इसको भर के देख लेते हैं डेटा को। चलिए डेटा भर लेते हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, ये गया कैटेगरी, प्रोडक्ट इमेज, ये ले लेता हूँ, और नेटवर्क में चल के देख सकते हैं हमारी एपीआई। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलिए नेटवर्क में क्लिक किया। अब एक हमारी एपीआई कॉल हुई, ये वाली। अब इसके सबसे पहले हेडर्स में जाते हैं। देखिए ये एपीआई कौन सी कॉल हुई, लोकल होस्ट 3000। अच्छा ये 3000 कॉल क्यों हुई, अच्छा हमने यूआरएल में कुछ नहीं डाला, तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट देखिए जो सर्वर का यूआरएल होता है, मतलब जो हमारे फ्रंट एंड का यूआरएल है, उसी पे कॉल हो जाती है, जब तक मैं इसमें डिफाइन ना करूँ कि मुझे कौन से पोर्ट पे जाना है। और ये यूआरएल यही सेम यूआरएल के साथ कॉल हो गई। अब इसमें क्या हुआ, पेलोड में देखिए क्या क्या गया, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। देखिए फॉर्म डेटा में जा रहा है, यहाँ पे ये नोटिस करना है, यहाँ फॉर्म डेटा में डेटा जा रहा है, पी नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, और जो हमारी पी इमेज है वो एक बाइनरी डेटा में चली जाएगी, राइट। बाकी स्ट्रिंग में जा रहा है, ये बाइनरी डेटा में जा रही है, क्योंकि जो इमेज हमें है हमारी, उसको इस तरीके से सेंड किया जाता है एपीआई के लिए। तो ये सब चीजें जा रही हैं हमारी। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब चलिए अब चलते हैं हमारे बैकएंड पे। ये डेटा तो हमने भेज दिया, अब बैकएंड क्या करेगा, इस डेटा को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। पहले एज अ रिक्वेस्ट इस डेटा को एक्सेप्ट करेगा, फिर इस डेटा को एक्सेप्ट करने के बाद आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेगा, डेटाबेस में एक टेबल बनाएगा, और टेबल में बना के उसमें डेटा को सेव कर देगा। और टेबल सिर्फ एक बार बनाएंगे, बार बार नहीं, एक बार टेबल बनती है। चलिए इन सब, ये सब जो चीजें मैंने बताई, इन सब को अब करते हैं। पहले तो वो हम एक क्रिएट कर लेते हैं, ऐप डॉट पोस्ट, इसका यूआरएल लिख देते हैं हम लोग, एड PRODUCT एड प्रोडक्ट, कॉमा फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे वही चीज होंगी, रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। एड प्रोडक्ट में आ गए। चलिए पहले कंसोल करा लेते हैं हमको मिल क्या रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहीं से आगे का डेटा
रिटर्न कर देंगे। तो अब हमारा यूआरएल तैयार हो चुका है स्लैश ऐड प्रोडक्ट, जिसपे एक रिक्वेस्ट अभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। अब इसमें दो चीजें एक्सेप्ट करनी है हमें, एक तो जो हमारा फाइल सारी है वो, और बाकी जो फाइल आती है वो हमें मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट फाइल में। ठीक है, और जो बॉडी में बाकी डेटा जो भेजा है वो हमें फॉर्म बॉडी में मिलेगा। अब चलिए इसको अगर मैं सबमिट करूंगा तो ये वापस उसी पे सबमिट होगी। इधर करते सबसे पहले टारगेट हमारा उस डेटा को गेट करना जो हमने फ्रंट एंड पे बनाया है। चलिए उस डेटा को गेट करने के लिए हम लोग यूआरएल सही डाल देते हैं, जो कि होगा http:// लोकल होस्ट 4000 पे हमारा सर्वर चल रहा था स्लैश एड प्रोडक्ट। अब ये इस पे रिक्वेस्ट जाएगी, अब 3000 वाले पे नहीं जाएगी। अब चलिए अब सबमिट करता हूँ मैं इसको। अब मैंने सबमिट किया, अब देखिए ये रिक्वेस्ट चलेगी, और हेडर्स में जाके अगर मैं देखूंगा लोकल होस्ट 4000 स्लैश एड प्रोडक्ट पे गई है, पेलोड में ये सब चीजें गई। अब ये देखने के लिए मुझे इधर क्या मिला, यहाँ पे मैं अपने नोड वाले उस पे चला जाता हूँ, नोड वाले टर्मिनल पे। अगर आपने सीएमडी में चला है तो वहां देख सकते हैं। तो इसमें एक तो मिल रहा है ये ऑब्जेक्ट, और ये मिल रहा है अनडिफाइंड। ओके, सो इधर आते हैं हम लोग। आ गया, इंडेक्स में चलते हैं। ठीक है, तो हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और रिक्वेस्ट डॉट फाइल में दोनों एम्प्टी मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। अब जो इस तरीके का जो डेटा आता है उसको पास करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मल्टर। सो इमेज का डेटा जब पास करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, मल्टर। चलिए मल्टर को निकाल लेते हैं, npm मल्टर। ठीक है, अगर आपको इमेजेस पे वर्क नहीं करना तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इमेजेस पे वर्क करना है तो मल्टर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल मल्टर। तो चलते हैं इंस्टॉलर यहाँ पे, चलते हैं npm। चाहिए तो माई ऐप है, पहले तो नोड पे चलते हैं, माई ऐप में नहीं कर देना, नोड वाले पे चाहिए हमें npm इंस्टॉल multer मल्टर। तो मल्टर को इंस्टॉल कर दिया। चलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के स्टेप्स इन्होंने दिए हुए हैं, सिंपल। फाइल नेम चेंज करने का ऑप्शंस भी दिए होंगे उन्होंने, ये वाला। const storage equal const मल्टर। चलिए वन बाय वन, सबसे पहले मल्टर को रिक्वायर तो करना ही है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो कॉन्स्ट मल्टर को रिक्वायर कर लिया। अब फोल्डर सेट करना है कहाँ पे हमने उसको, जो भी इमेजेस हमारी आएंगी अपलोड में वो कहाँ पे जानी चाहिए। ये डेस्टिनेशन फोल्डर एक हो गया हमारा। उसके बाद if you want control your dot single dot array dot fields, सिंगल और मल्टीपल के लिए ये सब चीजें हैं। तो ये वाला यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं ये वाला क्यों यूज कर रहा हूँ ये भी बताता हूँ। इससे क्या होगा, सिंपल बस फाइल स्टोर हो जाती है। इससे क्या होगा, जैसे जो फाइल आ रही है बस सिंपल स्टोर हो जाएगी, इसके साथ कुछ प्रोसेसिंग नहीं करता। ठीक है, अब ये वाला जो है स्टोरेज वाला, ये ठीक है, ये वाला क्या करता है, एक तो हम अपना फोल्डर डिसाइड कर पा रहे हैं सिंपली, वहां भी कर पा रहे थे, यहाँ स्लैश अपलोड्स कर देता हूँ फोल्डर, यहीं पे बना लेंगे फोल्डर। पहले बना लेता हूँ वरना फिर एरर देगा वो।
UPLOADS अपलोड्स। ठीक है, ये अपलोड्स का मैंने फोल्डर बना दिया। तो डेस्टिनेशन मेरा जो होगा वो होगा अपलोड्स का फोल्डर, और जो फाइल नेम मेरी डिसाइड होगी, एक मैं करंट डेट डालता रहूंगा उनसे पहले, और एक रैंडम नंबर एक डाल दिया। इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, जैसा एज इट इज पड़ा रहने दो, कोई इशू नहीं है। बस ये डिसाइड कर रहा है लोकेशन, ये डिसाइड कर रहा है फाइल नेम, और फाइल डॉट फाइल नेम डॉट यूनिक सफिक्स वगैरह ये बना के ये फाइल को अपलोड करा देगा। एक चीज और, आप अगर सिंगल चाहिए तो अपलोड डॉट सिंगल, और मल्टीपल एक्सेप्ट करना है तो मल्टीपल फाइल्स। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, ये उठा लेंगे हम लोग अपलोड डॉट सिंगल, ये वाला अपलोड। ठीक है, अब ये ऐड प्रोडक्ट की एपीआई है, इसमें हम लोग अपलोड डॉट सिंगल, और जो फाइल आएगी वो कौन सी फील्ड में आएगी, वो थी हमारी पी इमेज नाम के उसमें पैरामीटर में, इसलिए मैंने इस की का नाम पी इमेज रखा। ये तीनों स्टेप समझ लेना, ये और ये। अब यहाँ अपलोड्स के अंदर फाइल आना शुरू हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं मन आती है नहीं आती है। रिएक्ट पे चलते हैं और सबमिट करते हैं, नोट पे आके देख लेते हैं। देखिए, नो सच फाइल ऑफ डायरेक्टरी ओपन, एरर बोल रहा है अपलोड्स के अंदर इस तरह की कोई फाइल और फोल्डर नहीं है। इसको रिफ्रेश करते हैं, चलिए फिर से फाइल सेलेक्ट करता हूँ, कैटेगरी बाइक्स होगी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोडक्ट नेम पी एन हो गया, सबमिट किया। अभी बोला नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इस तरह की कोई फाइल नहीं है, उस तरह की कोई डायरेक्टरी भी नहीं है। स्लैश हटा के देखते हैं, सिंपल अपलोड्स लिखते हैं, पहला चेंज तो ये करके देखते हैं। अब चलिए अब करते हैं, देखिए इस बार हो गया। ठीक है, अब ये इमेज अपलोड हो गई, लेकिन इसका एक्सटेंशन भी इसमें है या नहीं देख लेता हूँ एक बार। इमेज का एक्सटेंशन तो उन्होंने हटा ही दिया, कोई नहीं, चलो ये इमेज हमारी यहाँ पे सेव हो गई। इमेज का सेव होना इंपॉर्टेंट है। इमेज हमारे पास आ गई। अब इमेज हमारे पास एपीआई तक तो आ गई, अभी डेटाबेस तक नहीं गई है। ठीक है, अब डेटाबेस में जो मिलेगा हमें, देखिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में भी अब हमें चीजें मिल गई, वो पीएन, पी डिस्क्रिप्शन, बाकी चार फील्ड जो थे वो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर मिले, ये चारों रिक्वेस्ट बॉडी प्रिंट किया था ना पहले, उसमें थे। फिर बाद में जो था इसके अंदर बाकी चीजें हैं, देखिए फील्ड नेम, ओरिजिनल नेम, एनकोडिंग, MIM टाइप, पाथ। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है मेन, वो पाथ इम्पोर्टेंट है। चलिए अब सेव करा देते हैं। सेव कराने से पहले हमें क्या करना होगा, एक टेबल बनानी होगी, जैसे हमने ये यूजर्स के लिए बनाई थी। चलिए टेबल बना लेते हैं। यूजर्स के लिए टेबल तो बना ली, अब एक प्रोडक्ट्स के लिए भी बना लेते हैं, PRODUCT प्रोडक्ट्स, यही नाम हम इधर भी रख देते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, यूजर नेम ही होगा, प्रोडक्ट नेम होगा जो कि स्ट्रिंग होगा, पी डेस्क नाम से बनाया था एक, ये नाम सेम ही रखने पड़ेंगे नहीं तो ये एरर देगा। पी डेस्क, एक था प्राइस जो कि क्या रहेगा, स्ट्रिंग। तीसरा चौथा फील्ड क्या था, ये था हमारा पी नेम था, पी डेस्क था, पी प्राइस था, और था कैटेगरी, था कैटेगरी। कैटेगरी को भी अभी मैं स्ट्रिंग ही रख रहा हूँ, प्राइस को भी मैंने एज स्ट्रिंग ही रखा है। ठीक है, एज स्ट्रिंग ही ट्रीट करें इसको, ये नंबर रख सकते हैं। कैटेगरी हो गया। अब एक चीज और मिली, इमेज, पी इमेज। देखिए इमेज जो होगी ना अपलोड्स फोल्डर के अंदर होगी, बस इसका पाथ जो होगा वो यहाँ पे होगा, पी
पी इमेज जो होगा वो भी एक स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये पी इमेज जो है एक पाथ हो जाता है, बैकएंड पे ये एक पाथ है इसका, ठीक है। ये बस ये यहाँ पे हमें बस ये याद रखना कि हमने जो इमेज अपलोड की थी वो कहाँ पे स्टोर है, हमारे अपलोड फोल्डर के अंदर किस नाम से स्टोर है, जो इस पाथ के अंदर पूरा डिटेल होती है उसकी, अपलोड्स, पी नेम, ये वगैरह सारी चीजें उसके अंदर है। अब प्रोडक्ट्स की टेबल तो बनानी, पी नेम, पी डेस्क, पी प्राइस, कैटेगरी, ये सब चीजें, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर डेटा सेव करा देते हैं, जैसे साइन अप के केस में हमने किस में कराया था, इसको उठा लेते हैं इस लाइन को, ये लीजिए, यहाँ पे हमने बनाया था यूजर, यहाँ पे बना लेते हैं प्रोडक्ट, और कौन सी वाली टेबल में स्टोर करना है, यूजर्स में नहीं करना, प्रोडक्ट्स में करना है, तो प्रोडक्ट्स में। अब इस प्रोडक्ट्स टेबल को कौन कौन से फील्ड चाहिए, पी नेम, डेस्क, ये सब चाहिए, ये सब देने होंगे अब इसको। तो पी नेम देता हूँ, ये सब पहले हमें निकालने होंगे यहाँ से रिक्वेस्ट बॉडी से, जैसे ये निकाले थे हमने। यूजर नेम की जगह हो जाएगा पी नेम, 2 3 4 5, 5 नहीं होंगे, 4 होंगे, चौथा तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ है, कॉन्स्ट पी इमेज किसके कल होगा, ये होगा, सबसे पहले इसको देखते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में नहीं आएगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल में आएगा, और पाथ के कल होगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ, ये होगा नेम, और ये क्या होगा, पी डेस्क हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन यानी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव, पी डेस्क, पी प्राइस, पी जी प्राइस, कैटेगरी, कैटेगरी हो गया, और पी इमेज पाथ में से निकल जाएगी, पी नेम, पी डिस्क्रिप्शन, पी प्राइस, कैटेगरी, पाथ, ये सब तो बना लिया हमने। अब इन सबको हमने सेव करना है, तो पी नेम इक्वल हो जाएगा पी नेम, और अगर की और वैल्यू दोनों सेम ही हो तो एक ही बार लिखने से भी काम चल जाता है, पी नेम, पी डेस्क, कॉमा, प्राइस, कॉमा, कैटेगरी, कॉमा, पी इमेज, पांचों फील्ड हो गए, ठीक है। अब प्रोडक्ट को क्या करना है, सेव करना है, जैसे यूजर को सेव किया ना, सेम एज इट इज इस प्रोडक्ट को सेव करना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट सेव डॉट देन, अगर सेव हो गया तो मैं सेव सक्सेस, और एरर आया तो एरर, सिंपल, और ये रिटर्न को यहाँ से आप कैंसिल कर देते हैं। अब एपीआई को रेस्पॉन्स मिल जाएगा, अगर सेव हो जाएगा तो सेव का रेस्पॉन्स, अच्छा कैटेगरी की स्पेलिंग गलत होगी, कैटेगे, अच्छा गे और ये लिख दिया, कैटेगरी, सी ए टी ई, पी नेम, पी डेस्क, पी प्राइस, कैटेगरी, पी इमेज, ये सारी चीजें हो गई, ये हमारी इमेज सेव करने की हो गई। अब चलिए इस पे चलते हैं हम लोग, ऐड प्रोडक्ट पे फ्रंट एंड से काम करते हैं, यहाँ पे हम देखते रहेंगे अपने लॉग्स को, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, माई प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, दिस इज माई प्रोडक्ट, प्राइस दिस इज 1200, कैटेगरी दिस इज सिंपल क्लोथ कैटेगरी है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे उसकी इमेज डाल दूंगा और सबमिट कर दूंगा। अब देखिए इमेज तो सक्सेसफुल यहाँ सेव हो गई, और हम चल के देख लेते हैं हमारे नेटवर्क में ऐड प्रोडक्ट में रेस्पॉन्स में क्या मिला, मैसेज सेव्ड सक्सेस, यानी सक्सेसफुली सेव हो गया, ये सारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया। अब जाके ये देखना पड़ेगा हमारे मोंगोडीबी में सेव हुआ या नहीं, ये रहा हमारा मोंगोडीबी, कॉम्पोज की हेल्प से देख रहा हूँ मैं, आप किसी जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसकी हेल्प से देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। कनेक्ट करते हैं, ऑथेंटिकेशन फील्ड,
कनेक्शन स्ट्रिंग को एडिट कर देता हूँ मैं। कनेक्ट हो गया। हमारा डेटाबेस था ये रहा सबसे लास्ट में, टेस्ट डेटाबेस। टेस्ट डेटाबेस के अंदर ये देखिए प्रोडक्ट बन गया। तो इसके अंदर आईडी जो बाय डिफॉल्ट बनती है, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्लोथ, प्रोडक्ट की इमेज का यूआरएल। ठीक है, इमेज डेटाबेस में नहीं सेव हुई है, इमेज कहाँ सेव हुई है, अपलोड्स वाले फोल्डर में। बस उसका यहाँ पे आ गया हमारे पास, नेम आ गया बस उसका कि ये प्रोडक्ट का पाथ ही है, यहाँ से गेट कर लो। राइट, अब इसका जरूरत जब पड़ेगी जब हम फ्रंट एंड पे यूज करेंगे, तो उसके लिए हम गेट प्रोडक्ट की एपीआई बनाएंगे। तो ऐप डॉट गेट यूआरएल डिसाइड कर लेते हैं, इसका याद यूआरएल बनाते हैं गेट प्रोडक्ट्स। इसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स वाला फंक्शन। ये सिमिलर होगा हमारा थोड़ा जैसे हमने लॉगिन किया था, इसमें फाइंड कर रहे थे हम, यूजर्स को फाइंड किया था। इसमें हम लोग किसको फाइंड करेंगे, चलिए प्रोडक्ट्स को फाइंड करेंगे। उसमें हमने एक फाइंड मतलब वन फाइंड किया था, इसमें सबको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे सेव करते हैं वैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड मेथड होता है और ये mongoose में होता है। ठीक है, mongoose में अगर mongodb का आप mongodb क्लाइंट यूज करते हैं तो उसमें अलग मेथड्स होते हैं, मोस्टली हम यही यूज करते हैं mongoose ही। तो डॉट देन में हमें रिजल्ट मिल जाएगा, और डॉट कैच में हमें एरर मिल जाएगा। उसी बेसिस पे हम लोग रेस्पॉन्स करा देंगे एरर का और सक्सेस का। देखिए ये हो गया एरर का रेस्पॉन्स, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर वो कैच में जा रहा है तो यहाँ से कैच का, और रिजल्ट में जा रहा है तो पहले तो जो डेटा मिला है उसको कंसोल कर लेते हैं, फिर रेस्पॉन्स कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने मैसेज डालेंगे यूजर नॉट फाउंड। सक्सेस। ठीक है, ये रेस्पॉन्स हम लोग कर देंगे। ये कब करेंगे, जब गेट प्रोडक्ट की एपीआई हम लोग कॉल करेंगे। और गेट प्रोडक्ट की एपीआई तो हम ब्राउजर में भी कॉल करके देख लेते हैं। चलो यहीं से कॉल कर लेते हैं, लिखता हूँ मैं। अरे क्या हो गया, लोकल होस्ट 4000 स्लैश गेट अब यूआरएल यही रखना जो हमने यहाँ पर डिसाइड किया था, गेट प्रोडक्ट्स 4000। और लोकल होस्ट की स्पेलिंग गलत है, लो सी ए एल लोकल, अरे कंट्रोल जेड क्या हो रहा है, लोकल होस्ट गेट प्रोडक्ट्स। देखिए मैसेज सक्सेस, तो ये मैसेज तो हमें आ गया, गेट हो गई हमारी। अब रिजल्ट हमें वापस भेजना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स हम रिटर्न कर देते हैं, जो हमें रिजल्ट में जितने भी प्रोडक्ट मिले वो सबको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। देखिए एक प्रोडक्ट ही मिला है हमें ये ना। अब ये एरे ऑफ प्रोडक्ट होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अब इस जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मैसेज है जो कि सक्सेस जो हमने भेजा, और प्रोडक्ट्स हमने भेजे जो कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। इसके अंदर एक ही प्रोडक्ट है क्योंकि अभी हमने एक ही सेव किया है। अब चलिए ये हमने गेट तो कर लिया, अब इसको फ्रंट एंड पे गेट करते हैं, क्योंकि यूजर जब अपने होम पेज पे आएगा, एक मिनट इसको करता हूँ मैं लॉग आउट। अब यहाँ मैंने लिखा एम और पासवर्ड नेम था मेरा पी, इसको लॉग इन करता हूँ, होम पेज पे आ गया, फाइंड सक्सेस होम पेज पे आ गया।
अब यहाँ पे यूजर को क्या दिख रहा है, या तो वो प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, लेकिन अगर उसने कुछ प्रोडक्ट ऐड कर दिए तो उनकी लिस्ट भी तो उसको यहाँ नीचे दिखनी चाहिए। तो उस लिस्ट को कैसे गेट करेंगे, वो हम यहाँ होम पेज पे दिखाएंगे। और अगर यूजर लॉग्ड इन वाला यूजर नहीं है तो प्रोडक्ट तो उसको भी दिखने चाहिए, सिर्फ उसको ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर वो सेलर होगा तो उसको ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। और आगे हम यूजर्स के रोल भी डिसाइड करेंगे, एडमिन का, सेलर का, और 3 तरह के यूजर हमारे पास तीनों। अब सबसे पहले इस एपीआई को और इंटीग्रेट कर लेते हैं हम अपने फ्रंट एंड पे, जो कि कहाँ पे होगी, ऐड प्रोडक्ट में नहीं होगी, क्योंकि ऐड प्रोडक्ट में हम ऐड प्रोडक्ट करने का लॉजिक लिखा हुआ है। वो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे वो होम पेज पे, यहाँ पे। अब प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला था, जैसे हम किसी इस पेज पे आते हैं तुरंत जो भी काम हमें करने होते हैं वो हम यूज इफेक्ट विद एम्प्टी एरे के साथ करते हैं, ठीक है। तो एक काम तो आपने ये कर लिया, ये वाला, ठीक है। अब एक से ज्यादा यूज इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर एक के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं दूसरा यूज इफेक्ट बनाना चाहूँ तो दूसरा ही बना सकता हूँ, ठीक है। वो सारे यूज इफेक्ट चलेंगे फर्स्ट टाइम जिनका एरे एम्प्टी होगा। तो ये वाला काम मैं हटा देता हूँ उसके अंदर से। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, गेट की पे कॉल करने के लिए एक्सियोस डॉट गेट, इसको क्या चाहिए, इसको यूआरएल चाहिए, और सिंपल वही डॉट देन डॉट कैच, जैसे इसमें किया था हमने डॉट देन डॉट कैच। चलिए ये तो सिंपल हो जाना चाहिए। अब यूआरएल बस चाहिए हमें, कॉन्स्ट यूआरएल हमारा किसके इक्वल रहेगा, http कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 4000 स्लैश गेट PRODUCTS प्रोडक्ट्स, लोकल होस्ट किस में, लोकल HO, ये ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। इधर स्ट्रिंग को बंद कर देते हैं। चलिए अब ये वाली एपीआई कॉल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा होम पेज पे, कंसोल पे जाऊंगा, देखिए एपीआई कॉल हो गई, उसके अंदर डेटा भी आ गया। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तुरंत ये एपीआई कॉल हो जाएगी आते ही, क्योंकि ये मैंने किसके अंदर लिखा है, यूज इफेक्ट के अंदर। और यूज इफेक्ट के अंदर हम जो भी चीज लिखते हैं वो उस पेज पे आते ही कॉल हो जाती है, क्योंकि जैसे यूजर लॉग इन करके तुरंत होम पेज पे आएगा तुरंत उसको प्रोडक्ट दिखने चाहिए। उसको वो क्लिक विलिक नहीं करेगा कहीं पे कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब ये कॉल हो, ऐसा नहीं होगा। आते ही दिख जाने चाहिए सारे प्रोडक्ट जो भी उसके पास है। तो चलिए इन प्रोडक्ट्स को दिखाना शुरू करते हैं वन बाय वन। वन ही है अभी, तो और भी ऐड करेंगे, सारे दिखाएंगे। कहाँ गया ये डेटा, ये रहा हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास सक्सेस है, इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स है, ये रहे, ठीक है। सारे प्रोडक्ट दिखाने होंगे जितने भी आएंगे। तो ये है हमारा डेटा के अंदर प्रोडक्ट। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ से एपीआई में डेटा आ गया ना, जो एपीआई में डेटा आ जाता है उसको पहले हम स्टेट में सेव करते हैं, ठीक है। जब यूजर से इनपुट लेते हैं तब भी हमें स्टेट में सेव करते हैं, और जब क्लिक करते हैं एपीआई के लिए तब उस डेटा को भेजते हैं। और जब एपीआई से डेटा गेट करते हैं तो उसको भी पहले स्टेट में सेव करते हैं, और फिर उस डेटा को शो कराते हैं। तो इफ रिजल्ट डॉट डेटा, यानी रिजल्ट में अगर डेटा मिला है वो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये है डेटा, ये वाला, ये पूरा रिजल्ट है आरईएस, और इसके अंदर है डेटा, डेटा के अंदर है प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स। अगर रिजल्ट के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर प्रोडक्ट्स आए हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक स्टेट बना लेते हैं, यूज स्टेट, जो कि शुरू में एक एम्प्टी एरे होगा। कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स कॉमा सेट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स कॉमा सेट प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया। अब इसके अंदर जो जो प्रोडक्ट आएंगे हम तुरंत इसके अंदर सेव करा देंगे। इस स्टेट को चेंज करने के लिए हमने मेथड डिसाइड किया, ये वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। अब ये जो आएगा एक एरे होगा,
वरना यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे, अगर वो एरर में गया तो यहाँ हम उसको दिखा देंगे सर्वर एरर या समथिंग वेंट रॉन्ग, इस टाइप से कोई भी मैसेज दिखा सकते हैं। ये अलर्ट करा दिया हमने। अगर वो एरर में नहीं गया तो सक्सेस में गया होगा, सक्सेस में गया होगा तो डेटा अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि जो डेटा है हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो, क्योंकि ये एरे है, ये देखिए चल दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे जो ये है ये एक एरे है, एरे 1 प्रोडक्ट, इसके अंदर एक एलिमेंट है तो 1 एलिमेंट का एक एरे है। अब इसको एक से ज्यादा कर लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि वरना लूप चलाने में इशू आएगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस 22, ये कर देते हैं मोबाइल्स कैटेगरी का। इसके अंदर एक इमेज उठा लेते हैं, इस वाली इमेज को दोनों में एक ही लगा दिया। चलो कोई नहीं, सबमिट किया और वो डेटा चला गया। अब हम चलते हैं हम होम पेज पे, होम पे चलते हैं, होम पे आ गए, एपीआई कॉल हुई होगी, ये रही एपीआई। इसके अंदर जो डेटा है देखिए 2 हो गया, अब डेटा 2 डेटा हो गया, ठीक है। 2 ही चाहिए था, एक मतलब एक से ज्यादा चाहिए था जिससे हमें लूप करना है। लूपिंग करना आपको पता ही होगा किस तरीके से करते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट्स है, अब इसके अंदर अब डेटा आ चुका है क्योंकि हमने एपीआई कॉल की, बैकएंड से डेटा उठाया, डेटाबेस उठा के इसके अंदर ले आए। अब यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं H2, माय प्रोडक्ट्स। चलिए अब जो हमारा प्रोडक्ट्स है, ये रहा प्रोडक्ट्स। सबसे पहले चेक करेंगे कि प्रोडक्ट्स होना चाहिए, ये डबल एंड ऑपरेटर्स वगैरह से चेक करते हैं। और उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 भी होनी चाहिए, तभी ये लूप आगे चले, वरना ये लूप को चलाने की जरूरत नहीं है और एरर भी देगा वो। इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स डॉट मैप मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये मैप मेथड के पास एक फंक्शन होगा। अब ये मैप मेथड क्या करेगा, हर एक एरे के हर एक एलिमेंट को मॉडिफाई करेगा। अब हमें जो एरे मिला है उसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें 1 बाय 1 चीजें निकालनी है, प्राइस, कैटेगरी, ये सब शो कराना है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक अभी फिलहाल मैं एक डिवीजन रिटर्न करवा देता हूँ जिसके ऊपर मैं क्लास नेम लगा देता हूँ कार्ड, उसके अंदर मैं शो करवा देता हूँ कुछ भी शो करा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। चलिए देखिए जो मैंने शो कराया था वो दोनों के लिए शो हो गया। मार्जिन उठ देते हैं, चारों तरफ से मार्जिन लेंगे ये प्रोडक्ट्स। देखिए अब ये 2 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये नहीं शो कराना, ये मुझे क्या शो कराना है, मुझे वो चीज शो करानी जो मुझे बैकएंड से मिला है। वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलता है इस फंक्शन के अंदर। जैसे बैकएंड पे होता है ना रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, ऐसे इसके अंदर हमें 2 चीजें मिलती है, एक तो इसको बोलते हैं हम आइटम, दूसरे को बोलते हैं हम इंडेक्स। अब ये आइटम क्या क्या होंगे, ये वही होंगे जो, ये आइटम की वैल्यू 2 होंगी। पहला क्योंकि उसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो पहली बार मैं सबसे पहले क्या शो कराऊंगा, एक मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ। इस पैराग्राफ के अंदर अब मैं कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये डायनेमिक है, ठीक है। हार्ड कोडेड होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता जैसा अभी लिखा था कुछ देर पहले। और ये होगा आइटम के अंदर से डॉट नेम, पी नेम। चलिए अब प्रोडक्ट के नेम दिख गया, माय प्रोडक्ट, और ये इस पे भी क्लास नेम लगा देता हूँ पी। चल के अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट दिख गया, 2 प्रोडक्ट दिखे। अब इन प्रोडक्ट के साथ साथ बाकी चीजें इनकी दिखा देते हैं, पी डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, इस पे क्लास में लगा रहा हूँ टेक्स्ट प्राइमरी, ठीक है। क्लास होती है जिससे कलर चेंज कर सकते हैं, देखिए कलर चेंज हो गया। इसका कलर कर देता हूँ मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो उसके लिए हमें क्लास लगानी होती है टेक्स्ट सक्सेस, शायद यही है, वरना आप डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या बन रहा है, यही बन रहा है।
ओके, तो हमारे पास हो गया प्रोडक्ट नेम, हो गया उसका डिस्क्रिप्शन, हो गया अब उसका प्राइस। प्राइस जो है वो थोड़ा बड़े अक्षरों में दिखाते हैं, हेडिंग S3 से दिखा देते हैं, आइटम डॉट प्राइस, और ये कैटेगरी इसकी प्रोडक्ट नेम के साथ ही यहीं पे दिखा देंगे स्लैश। जो चीज हार्ड कोडेड है वो कर्ली ब्रैकेट में नहीं यूज करनी, ठीक है। कैटेगरी, कैटेगरी, ठीक है, ये चीज हमने कर ली। अच्छा, कैटेगरी का नाम शायद पी कैटेगरी है, पी कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी ये रखा था हमने। ओके, तो ये हमारे प्रोडक्ट, ये सब चीजें तो दिख गई। अब बचता है हमारा इमेज। तो इमेज हम सबसे पहले इमेज ही लगा लेते हैं यहाँ पे, IMG। अब ये भी एक डायनेमिक होगा और उसके अंदर होगा हमारा आइटम डॉट इमेज नाम से आएगा, पी इमेज नाम से आएगा। ये आएगा पी इमेज नाम से। देख लेते हैं इमेज आई या नहीं। ठीक है, अभी इमेज हमारी नहीं आई। अब इमेज को लाना थोड़ा इम्पोर्टेंट टास्क है, चलिए इस पे काम करते हैं। इसका URL क्या बन रहा है पहले तो ये देख लेते हैं। ये बन रहा है अपलोड स्लैश पी इमेज। अगर इस इमेज को मैं ब्राउजर में यहाँ पे ओपन करूँ, लोकल स्लैश अपलोड स्लैश, ठीक है, तो ये सर्व नहीं कर रहा है हमें। ठीक है, ये इमेजेस अभी सर्वर रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अगर इमेजेस रिटर्न करनी है सर्वर से तो यहाँ पे हमें एक सेटिंग्स चेंज करनी होती है, बताता हूँ किस तरीके से वो हम लोग चेंज करते हैं। ये देखिए, इसके लिए हमें ये यूज करना होगा, ऐप डॉट यूज इमेजेस रिटर्न करने के लिए हमें बैकएंड पे लगाना होगा ऐप डॉट यूज, जैसे बाकी चीजें कर रखी है ये ऐसे ही। ठीक है, ऐप डॉट यूज अपलोड्स एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, क्योंकि हम एक्सप्रेस सर्वर यूज करें तो ये एक्सप्रेस सर्वर रिटर्न करेगा। पाथ डॉट ज्वाइन हमने लगाया हुआ है इस डायरेक्टरी नेम का यूआरएल फाइंड करने के लिए। ये जो अपलोड्स है ना, जहां भी ये अपलोड होगा उसका यूआरएल फाइंड कर लेगा और ये डिसाइड कर देगा कि ये जो है ये सर्वर, ये इस फोल्डर की इमेजेस फ्रंट एंड को दिख सकती हैं, और जो इमेजेस हमें नहीं दिखानी उनको दूसरे फोल्डर्स में रखेंगे, क्योंकि अपलोड्स को हमने क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया फ्रंट एंड के लिए, तो फ्रंट एंड से इसकी इमेजेस सारी दिख सकती हैं। और पाथ जो मॉड्यूल है उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, पाथ को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाथ इनबिल्ट होता है। चलिए, पाथ मिल जाएगा हमको। लिसनिंग रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये इमेज डाउनलोड हो गई, मैंने इसको यहाँ डाउनलोड में आ गई डायरेक्ट, इससे क्यों, इसको अगर मैं ओपन करूँ, सॉरी नोटपैड में थोड़ी ना ओपन होगी। ओपन विद का ऑप्शन कहाँ गया? अच्छा छोड़ो, इसको छोड़ते हैं, फ्रंट एंड पे देखते हैं। ठीक है,
अब इसका जो पाथ है वो इमेज का पाथ बन रहा होगा, तो इस पाथ से पहले मुझे लोकल होस्ट वो सब चीजें लगानी है। चलिए फ्रंट एंड पे जाके वो सब लगा देता हूँ, इतना पार्ट मुझे लगाना होगा। होम पे चलते हैं, तो इमेज से पहले मैं ये वाला पार्ट लगा देता हूँ प्लस। चलिए अब देखते हैं अब क्या यूआरएल बन रहा है इसका। http लोकल होस्ट 4000, अच्छा स्लैश मिसिंग है। अच्छा ये इमेज दिखना शुरू हो गई। अरे अच्छा ये मैंने कल का थंबनेल था वही अपलोड कर दिया। ओके, तो इमेजेस अगर दिखानी है तो ये चीज याद रखना है, बैकएंड पे हमको ये सेटिंग जरूर करनी होगी, ये वाली, वरना ये नहीं दिखेगा। ठीक है, इमेज का कहाँ गया ये, ऐड प्रोडक्ट, इस पे चलते हैं, ऐड नी होम पे, इसका विड्थ डिसाइड कर देते हैं एक तो। चल के देखते हैं कैसे दिखता है। ये ठीक है। कैटेगरी नहीं देख रही, कैटेगरी का क्या हुआ, पी कैटेगरी। अच्छा कंसोल में चल के अपनी एपीआई का रेस्पॉन्स देख लेते हैं, ये रहा डेटा, प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर पहले प्रोडक्ट पे जाते हैं, देखिए यहाँ है, यहाँ कैटेगरी नाम से ही आ रही है, ठीक है, पी कैटेगरी नाम से नहीं आ रही है, सिर्फ कैटेगरी नाम से आ रही है। सो CATEGORY कैटेगरी, इसको सेव करते हैं, अब ये दिखना चाहिए। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट इस क्लोथ कैटेगरी में है, दिस इज माय प्रोडक्ट, ये सब इसकी डिटेल्स दिखना शुरू हो गई। इनको एक ही लाइन में दिखा देते हैं, उसके लिए हम लोग लगा सकते हैं हमारा, इन सारे प्रोडक्ट को एक डिव के अंदर ले लेते हैं, इस डिव को कर देते हैं जहाँ पे खत्म हो रहा है सब, यहाँ पे कर देते हैं खत्म। क्लास नेम इक्वल, इसको कर देते हैं हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट CNTR सेंटर और फ्लेक्स वेब। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए दोनों सेंटर में दिखने लगी। इमेज की विड्थ जो है वो हम 100% कर देंगे क्योंकि हमने कंटेनर की विड्थ जो है फिक्स कर दी है। यस की विड्थ कर देते हैं 300, इतने बड़े बड़े थोड़े ना दिखते हैं प्रोडक्ट, इतने बड़े बड़े दिखते हैं। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं कार्ड। ठीक है, अभी ऐड प्रोडक्ट का जो ऑप्शन है ये सिर्फ लॉग्ड इन यूजर को दिखना चाहिए। इस पे भी एक रेस्ट्रिक्शन हम लोग लगा देते हैं ऐड प्रोडक्ट की, ऐड प्रोडक्ट वाला लिंक आ गया ये रहा, इस पे भी वही रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल जेड पे लगाना है, अगर यूजर लॉग्ड इन है तभी ये दिखेगा वरना नहीं दिखेगा। और वो कैसे चेक करते हैं हम इससे, उल्टा लगाएंगे तो डबल, इसका अगर टोकन होगा मतलब यूजर लॉग्ड इन है तो ये दिखाना है वरना नहीं दिखाना है। तो चलते हैं,
ठीक है, यूजर लॉग्ड इन है इसलिए मैं लॉग आउट करूंगा। पहली बात तो वो होम पेज पे नहीं आ पाएगा। जो होम पेज पे देखिए लॉगिन पेज पे जो रिडायरेक्ट करा ना, ये अब हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि यूजर बिना लॉगिन किए भी तो प्रोडक्ट देख सकता है, वो दूसरे टाइप का यूजर हो सकता है। बस ये डिफरेंस रहेगा अगर यूजर ने लॉग इन किया हो। इस तरीके से डिफरेंसेस आते चले जाएंगे। जैसे ये यूजर सीधा होम पेज पे भी जा सकता है। ठीक है, इसको सिर्फ प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये ऐड नहीं कर पाएगा। इसको ऐड का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। ऐड करना है तो लॉग इन करना होगा एज अ सेलर। एम पी लॉग इन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ में प्रोडक्ट वगैरह दिख रहे हैं, और इस पे ज़्यादा स्पेसेस क्यों दिए हैं? अच्छा, पैडिंग वगैरह लगा दिए इस पे, वो सब हटाते हैं। इन सबको पैडिंग 2 दे दिया मैंने। इसको टेक्स्ट से इसको प्राइस को ऊपर रख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, अब इनको सिर्फ लेफ्ट से पैडिंग देनी है थोड़ी थोड़ी। उसको बोलते हैं हम लोग पीएल, पैडिंग लेफ्ट 2। इसको भी पैडिंग लेफ्ट 2। इसको भी सबको बराबर बराबर कर देंगे, लेफ्ट से सबको बराबर बराबर पैडिंग दे देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं उस पर, देख लेते हैं जाके। रिफ्रेश नहीं लिया इन्होंने, पैडिंग दिया बट PL2 नॉट वर्किंग। लेफ्ट से पैडिंग नहीं लिया, ऐसा क्यों, देखते हैं। चलिए मार्जिन लगा के देख लेते हैं, पैडिंग नहीं ले रहा तो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन भी नहीं ले रहा, ऐसा क्यों? इसने मार्जिन क्लास नेम को ML2 लेना तो चाहिए, इसको मार्जिन लेफ्ट 2 ML2 ही होता है क्लास नेम। ये चल रहा है, ये चलता है नहीं, ये चल रहा है। मार्जिन लेफ्ट वगैरह के सिंटैक्स उन्होंने चेंज कर दिए होंगे बूटस्ट्रैप वालों ने, वो देखना पड़ेगा क्यों नहीं चल रहा है वो। ये भी ठीक लग रहा है, इस तरीके से बना सकते हैं। डिजाइनिंग और जितना चाहे उतना कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इनको सेंटर में लिख सकते हैं माई प्रोडक्ट्स यहाँ पे, या जरूरी भी नहीं है इसको दिखाना, इसको हटा देते हैं। सो ओवरऑल अब ये ठीक लग रहा है। अब जो यूजर है हमारे पास, जो सेलर यूजर है, वो ऐड प्रोडक्ट भी कर सकता है, और प्रोडक्ट वो ऐड कर सकता है यहाँ से। प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा कर दिया है, इसको कम कर देता हूँ। बाइक्स कैटेगरी में कुछ नहीं डाला, इसमें डाल देता हूँ। ओके, सो प्रोडक्ट ऐड हो गया। मैंने एक चीज छोड़ रखी है, लॉग उसको रीडायरेक्ट नहीं किया, अगर सक्सेसफुली चल जाता है तब वो आपको पता है कैसे करते हैं। जैसे हमने कहाँ पे किया था, लॉगिन पे। जेरा नेविगेट, इसके लिए हमें यूज नेविगेट लाना पड़ेगा। यूज नेविगेट इसमें तो लग रहा है, यूज नेविगेट तो सिंपल नेविगेट बस लिखना है। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद अगर इफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, अगर रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज आ जाता है तो अलर्ट करा देंगे मैसेज को। रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज को अलर्ट कराना और नेविगेट करा देना है टू स्लैश होम पेज पे। सिंपल, चलिए अब देख लेते हैं। इसको सबमिट किया, सेव सक्सेस, और ये हमको यहाँ लिया। अब हमारे पास 4 प्रोडक्ट दिख रहे हैं।
कि प्राइसेस 4 प्रोडक्ट। और ठीक है, देखिए अब सेलर जो है वो प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, और अब जो यूजर होगा वो उसको यहाँ पे डिटेल्स लगानी होगी। तो जब यहाँ पे वो व्यू कॉन्टेक्ट डिटेल एक ऑप्शन देंगे हम, यूजर यहाँ से कॉन्टेक्ट डिटेल का ऑप्शन देख सकता है। जो नॉर्मल यूजर को इस पे क्लिक करेगा और उसका डिटेल्स देख सकता है। तो वो सब चीजें हम ऐड करेंगे। एज अ यूजर वो ये सब चीजें देख पाएगा और कॉन्टेक्ट कर पाएगा। तो फर्दर इसमें हमें करना है अब एडमिन, ये जो प्रोडक्ट डायरेक्टली अब ऐड हो गए, राइट। अब इनके पास हमारा एक स्टेटस होगा कि ये प्रोडक्ट हमें दिखाने या नहीं दिखाने। एडमिन वेरीफाई करेगा इन प्रोडक्ट्स को, और एडमिन क्या कर सकता है, यूजर को ब्लॉक भी कर सकता है। कोई प्रोडक्ट है उसको भी ब्लॉक कर सकता है। तो इन सब प्रोडक्ट के स्टेटस होंगे, राइट, स्टेटस। और इन सब चीजों पे फर्दर हम आगे वर्क करेंगे। और डिटेल्स दिखाना यूजर की, और अभी यूजर इनको एडिट भी कर पाएगा, ठीक है। और एपीआई ऑथेंटिकेशन और ये बाकी सारा काम जो भी है वो सब हम अब नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफी बड़ा वीडियो होगा, 1 घंटे से ज्यादा का। सो इसमें इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे उस पर।